डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप गणित में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहले हम महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इनमें से हमें बताना है दोस्तों कि परिमेय संख्या कौन सी होगी। आपको पता है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों देखो, ये और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √2 क्या होती है? ये एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। √3 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। √7 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन √9 को देखें बेटा, तो √9 जो होता है 3 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको 3/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? हमें ये बताना है कि इनमें से सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म कौन सा होगा। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये जानेंगे। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका बेटा HCF एक होता है, यानी कि जिनका महत्तम समावर्तक एक हो, उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ओनली वन ही एक कॉमन फैक्टर हो और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखिए, 20 और 25 में क्या होता है? 5, क्योंकि 5 को 20 होता है और 25 होता है, 5 कॉमन फैक्टर होता है। 31 और 93 में देखें तो 31 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 31 3 जा 93 होता है, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर मिल जाएगा दोनों के बीच में। यहाँ देखेंगे 32 और 62, ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो इनके बीच कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन अगर इस ऑप्शन को देखें 18 और 25 को, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि जब इनका हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो, वो क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जान गए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 हैं। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? केंद्रक ज्ञात करना है। एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं और इसके हमें केंद्रक को ज्ञात करना है। चलिए बताते हैं कैसे आप इसके केंद्रक को ज्ञात करेंगे। बेटा, आप ये देखेंगे कि एक त्रिभुज के जब शीर्ष दे रखे होते हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, इसे कुछ नाम देते हैं। ए शीर्ष जो दे रखा 7,5 दिया है, बी क्या दे रखा है 5,7, और सी कितना दे रखा है -3,3 दे रखा है। इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं बिंदु x2, y2, इसको मान लेते हैं x3, y3। अगर त्रिभुज के शीर्ष दे रखे होते हैं तो उनके केंद्रक का जो निर्देशांक होते हैं, केंद्रक के निर्देशांक, इसका फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 y3, y1 + y2 + y3 तो इन बिंदुओं को रखेंगे यहाँ पर। देखेंगे x1 का मान कितना दे रखा है? x1 का मान दिया है 7, x2 का मान कितना दिया है 5 दिया है, x3 का मान कितना दे रखा है -3 दे रखा है, अपान में 3 कर देंगे। y1 का मान देखें कितना दिया है 5 दे रखा है, y2 कितना दे रखा है 7 दिया है, और y3 कितना दे रखा 3 दे रखा, अपान में 3 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इनको, 7 5 12, 12 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9/3। इसको सॉल्व करेंगे 7 5 12, 12 3 15, 15/3 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे 3,5, क्या आएंगे 3,5। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन इसमें जो राइट है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3,5 ये ऑप्शन दे रखा। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3,5 इज राइट। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए तो आप केंद्रक के निर्देशांक वहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिंदुओं 5,0 और 12 -12,0 के बीच की दूरी है। दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है।
यदि दो बिंदु पता है आपको तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। बिंदु मान लेते हैं इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ए दे रखा है 5,0 और बिंदु बी दिया है -12,0 दे रखा है। इसको x1, y1, इसको बिंदु को नाम देते हैं x2, y2। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं d। ठीक है, तो यहाँ से जब d इक्वल टू फार्मूला होता है, जब दो बिंदु दिए होते हैं उनके बीच की दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर होता है बेटा, ये फार्मूला होता है। तो d इक्वल टू कितना आएगा, रखेंगे यहाँ पर। x2 कितना दे रखा, -12 दिया है, और x1 कितना दिया है, 5 दे रखा, तो ये -5 हो जाएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस y2 कितना है, 0, y1 भी कितना दे रखा है, 0 दे रखा, 0 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। d इसको सॉल्व करेंगे तो ये √-17 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 0 आएगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा। कितना आएगा, d इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 17। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है तो संख्याएं होंगी। दो संख्याओं को योगफल दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे आप। मान लेंगे कि मान लेते हैं कि पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। प्रश्नानुसार संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, और संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 7 दे रखा है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 प्लस सेकंड दोनों को ऐड करेंगे बेटा, यहाँ देखो प्लस का वाई या माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल होगा, x मिलकर 2x हो जाएगा, बराबर ये 26 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो पहले संख्या कितनी 13 हो जाएगी। समीकरण x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो 13 प्लस का y बराबर 19 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 19 माइनस का 13, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पहली संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी, 6 आ जाएगी। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसमें दिया है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, देखो यहाँ 13 और 6 दे रखा, तो इसका क्या हो जाएगा, पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 6, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6 के x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हैं तो k का मान है। दे रखा है इसका मूल समान है तो k का मान होगा। इसको कैसे लगाएंगे आप देखेंगे, इसको इसमें दे रखा है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 दे रखा। अगर दोस्तों इसका मूल समान है तो इसका विविक्तर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा और b इक्वल टू माइनस का 6 आएगा और c इक्वल टू कितना आएगा, k आ जाएगा। इसकी वैल्यू को जहाँ पुट करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 में, तो ये कितना आएगा, देखो b कितना -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a कितना दे रखा है, 3 इंटू c कितना दे रखा है, k दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, उधर ये जाएगा तो 12 k हो जाएगा, यानी k इक्वल टू निकालेंगे तो 36 अपॉन में 12, तो k इक्वल टू 12×3 = 36, तो k इक्वल टू कितना 3 आ जाएगा। तो k का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें दिया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान है। आपको ये पता है कि tan थीटा बराबर दे रखा है 3/4, तो हमें क्या करना, sin थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे आप
देखेंगे इसको, इसमें दिया है tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा। आपको ये पढ़ाया गया है कि लाल बटे कक्का होता है, ये साइन, ये कॉस, ये टाइन होता है। तो tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो इसका लंब दे रखा और आधार दे रखा, तो यहाँ से हम क्या कर्ण निकाल लेंगे। देखिए एक टेबल बना लेते हैं, नाम देते हैं ABC। लंब दे रखा 3, आधार दिया है 4, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर देखो 9 होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर जो होता है उनका योग, इसके स्क्वायर रूट, अगर उसका योग का हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये कर्ण निकल आता है। 3 का स्क्वायर देखो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकलेगा, AC निकल आएगा। क्या निकले, AC। तो ये बराबर कितना आएगा, √25 हो जाएगा। और ये कितना सॉल्व करेंगे, इतना 5 आएगा। तो ये कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दे रखा बेटा, लंब दिया है 3 और कर्ण कितना दे रखा 5। तो ये कितना होगा 3/5 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 3/5 ऑप्शन C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला दे रखा है 2 tan 30 अपान में 1 + tan² 30 अंश का मान है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए वैल्यू को पुट करेंगे, ये 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan² 30 अंश का मान ज्ञात करना है। पुट करेंगे 2 tan 30 का मान कितना होता है 1 अपान में √3 होता है, और अपान में 1 + 1 अपान में √3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 अपान में √3 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, ये 1 + 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 2 अपान में √3, नीचे कितना होगा, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये 3 + 1 हो जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करेंगे 2 अपान में √3 अपान 4/3 हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको देखो ये डबल बटे में तो सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ये ऊपर 2 अपान में √3 और नीचे क्या आया है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपान में √3 ऊपर ही चला जाएगा, 3 डबल बटे में सबसे ऊपर जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना 2 आएगा, तो √3 से इस पे काटेंगे तो इस पे 2 आएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 अपान में 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में जो दे रखा है, ऑप्शन में हमारा आंसर कितना आया, √3 अपान में 2 आया है। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, tan 60 का मान कितना √3 होता है, sin 60 का मान कितना √3/2 होता है। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कितना होता है √3/2 होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो ये फार्मूला भी होता है, ये जो होता है sin 2θ का फार्मूला भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया है यदि px बराबर 2x + 3 का एक शून्यांक k है तो k का मान है। बेटा अगर ये इसका शून्यांक है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पर ये को क्या होगा, जो फंक्शन दे रखा है ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम x के रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2k + 3 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो k = कितना आएगा, -3/2 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर B सही है। ये ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो हमें क्या करना है, उन्नयन कोण फाइंड करना है। कैसे बनाएंगे भाई, एक मीनार बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक मीनार AB है, इसका नाम दे देते हैं AB। AB क्या है, एक मीनार है। मीनार की जो छाया है यानी कि उसकी परछाई जो है उसकी लंबाई कितनी देखिए 20√3 दे रखा है, और जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी 20 दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कोण उन्नयन कोण ये थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, देखो हमें लंब पता आधार पता है, तो हम क्या लगाएंगे tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो ये 20 अपान में 20√3 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल होएगा, कितना आएगा 1 अपान में √3, यानी कि tan थीटा = आ जाएगा बेटा 1 अपान में √3 आ जाएगा। तो
tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/√3 tan कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो tan 30 अंश, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 30 अंश, थीटा इक्वल टू 30 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा, 30 अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, मीनिंग की क्वेश्चन दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार का व्यास है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, भाई लंबवृत्तीय बेलन जो आधार होता है वो एक सर्कल ही तो होता है, उसका एक वृत्त ही तो होता है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा, पाई आर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि जो पाई आर स्क्वायर है ये बराबर किसके है, 9 पाई के बराबर है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। और देखो जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू आर होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 आएगा, 6, तो 6 इसमें दिया है, इसमें 6 नहीं दे रखा, तो आधार का व्यास होगा, गलत दे रखा, तो इसको क्या कर लो, 6 कर लो, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो कहलाती हैं। भाई ऐसी आकृतियां जो जिनके आकार समान हैं परंतु वो आवश्यक रूप से समान नहीं हैं, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांसम आकृतियां होंगी, समान आकृतियां होंगी, समरूप आकृतियां होंगी, सममित आकृतियां होंगी, कौन होंगी इनमें से, समरूप आकृतियां होंगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो इसको लिखे समांतर माध्य, लिखा समांतर माध्य होगा, यानी कि आपको समांतर माध्य निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, यानी कि समेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n, और ब्रेक बाहर होता है n+1/2 होता है, तो इनका जब समांतर मान निकालेंगे तो जितनी संख्या है उतने से इसको उतने से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो फार्मूला क्या होगा, n+1/2 इंटू में n हो जाएगी, ये नेचुरल नंबर का है, कॉन्टिन्यूअस अगर नेचुरल नंबर दिए हैं उनका अगर हमें समांतर मान निकालना तो उसके लिए फार्मूला है, देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बचेगा यहाँ पर, n+1/2 बच जाएगा, तो 9 संख्याएं दे रखी हैं, तो लास्ट वाला नंबर लिखो, 9+1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना, 10/2 काटेंगे तो कितना, 5 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कितना कौन सा सही हो जाएगा, 5। इन संख्याओं का समांतर माध्य बेटा कितना आएगा, 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इन सभी संख्याओं को लिखिए, और इन देखो कितने नंबर, टोटल 9 नंबर हैं, इनको जोड़िए, जोड़ने के बाद इनको डिवाइड करिए, आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, बट आप ऐसे लगाइए, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 25.6 किलोग्राम है, इनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई इनका क्या दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है कि समांतर माध्य, आपको फार्मूला पता है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला जो होता है समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बट्टे प्राप्तांकों की संख्या, यानी कि समांतर माध्य इक्वल टू होता है प्राप्तांकों का योग बट्टे प्राप्तांकों की संख्या, ये होता है फार्मूला, प्राप्तांकों को योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना देगा, समांतर माध्य दे रखा है 56 ये दिया है 25.6 दे रखा है, बराबर प्राप्तांकों का हमें योग निकालना है, इसको x मान लेंगे, और प्राप्तांकों की संख्या कितनी 10 दे रखी है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 256 आ जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 256 वाला, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 256 दे रखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। तो हमें कोण बताना है कि ए कितने कितने एंगल पर ये जो होगा LHS बराबर हो जाएगा RHS के। अगर यहाँ पर रखो, इसको सॉल्व करिए तो साइन 0 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। और 2 इंटू अगर ए का मान अगर 0 रख दो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 भी करेंगे तो 0 आएगा। तो ये ऑप्शन कौन से होगा, ये सही हो जाएगा। 0 1 पर ये क्या होंगे, LHS इक्वल हो जाएगा RHS के लिए। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिंदु 8, 10 और 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला आपको पता है। ये बिंदु ए दे रखा है, ये बिंदु बी दे रखा है। बिंदु ए के निर्देशांक दिया है 8, 10 और बिंदु बी के निर्देशांक दिया है 4, 6। मान लेते कोई बिंदु पी बीच में है, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना। तो फार्मूला क्या होता है, अगर ये x1, y1 है और इसको मान लेते हैं x2, y2। बिंदु बी के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ये फार्मूला होता है, रखेंगे इसमें। देखो x1 का मान कितना है, 8 है और x2 का मान कितना है, 4 है अपान में 2। y1 का मान बेटा कितना दे रखा, 10 दे रखा। y2 का मान कितना दिया, 6 दिया अपान में 2। इसको जब काटेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। 12/2 करेंगे, इसको करेंगे तो 10 6 16 हो जाएगा। 16/2 करेंगे, इसको काटेंगे तो बिंदु कितने आएंगे, 6, 8 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 6, 8 आ जाएंगे। तो इन बिंदुओं के बीच का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, 6, 8। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही हो जाएगा, 6, 8 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। यानी कि बिंदु 4, -3 बताना हमें किस चतुर्थांश में होंगे। तो चतुर्थांश के बारे में आपको पता ही है। चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। ये चतुर्थांश बनाते हैं। ये क्या होती है बेटा, ये x h होती है, ये x माइनस होता है, ये y होता है, ये y माइनस होता है। यानी इसको x डैश लिखेंगे, इसको y डैश लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या होता है कि ये प्लस x होता है, ये प्लस का y होता है, ये माइनस का x होता है, ये माइनस की y होती है। तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। सेकंड में माइनस और प्लस होता है। थर्ड में क्या होते हैं, दोनों माइनस होते हैं। और फोर्थ में क्या होते हैं, प्लस और माइनस होता है। तो बिंदु हमें क्या दिया है, बिंदु दिया 4, -3 यानी कि प्लस कामा माइनस दिया। तो किस चतुर्थांश में होंगे, चौथे में होंगे। इसमें होंगे, इसमें देखो ये बिंदु 4, -3 दिया है, तो ये प्लस है, x प्लस है, y क्या है, माइनस है। तो किस में होगा, x किस में प्लस होता है, y किस में माइनस होता है, चौथे में होता है। तो ये किस चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थ में हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला जो दे रखा है, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन। अगर एक ठोस को हम दूसरी किसी आकृति में उसको रूपांतरित करें तो नई आकृति का आयतन में क्या परिवर्तन होगा, 2 गुना हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, पहले के समान रहेगा। तो दोस्तों यदि हम एक ठोस को किसी दूसरे ठोस की आकृति में परिवर्तित करते हैं तो उसमें आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आयतन क्या होता है, समान होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, यानी कि 25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अगर दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बेटा दे रखा है तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का। कितना दिया है, 25 का स्क्वायर रूट रेशियो 64 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 आएगा और इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इनका आंसर क्या आएगा, 5:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं का बहुलक है। बहुलक क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इनमें देखेंगे, देखो 5 5 5 5 5 कितनी 4 बार आया है। बाकी संख्या देखो, बाकी संख्याएं 5 से कम बार आई, तो इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दोस्तों
अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दोस्तों सिद्ध करना है कि √2 जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो इसका हल जो होगा, मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √2 बराबर मान लेंगे A/B, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या हैं। A और B क्या मान लेते हैं? दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर क्या होगा? √2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा? A/B का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे। √2 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये क्या होगा? A² हो जाएगा। यहाँ से B² का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? A² आ जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में देखें तो 2 जो है A² को विभाजित करता है। समीकरण 1 में देखें तो 2 A² को विभाजित करता है, जब 2A² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 2A को विभाजित करेगा। जैसे कि होता है कि 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी 2, तो 2 को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? 2A को भी विभाजित करेगा, A को विभाजित करेगा। आगे देखेंगे हम। अब क्या करते हैं? A बराबर 2m लिख सकते हैं, जहाँ m कोई पूर्णांक है। हम ये मान लेते हैं कि A बराबर क्या मान लेते हैं? 2m। हम A बराबर 2m लिख सकते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है। m क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अब A क्या करेंगे? am पुट कर देंगे। समीकरण 1 में A बराबर क्या रख देंगे? am रखेंगे। तो क्या आएगा? B² A की जगह क्या रखेंगे? 2m रख देंगे। ये 2m का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये B² = 2 का स्क्वायर बेटा कितना? 4 हो जाएगा। 4m² अपान में 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो B² = कितना आएगा? 2m² आ जाएगा। B² = कितना होगा? 2m²। यहाँ से अगर m² का मान निकालें, m² = कितना होगा? B² अपान में 2 हो जाएगा। कितना होगा? B² अपान में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 2 B² को विभाजित करता है। 2 क्या कर रहा है? B² को विभाजित करता है। जब 2 B² विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब 2 जो होगा वो B को विभाजित करेगा। B को विभाजित करेगा। बेटा आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 B² को विभाजित कर रहा है और 2 B को विभाजित करता है। तो इसको क्या करते हैं? इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि
ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि 2 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 2 किसको ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो इसका मतलब जो ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, जो कि इस तत्व का क्या कर रहा, विरोध कर रहा है, क्योंकि तत्व को हमने क्या माना, सह अभाज्य संख्या माना है और सह अभाज्य संख्याओं का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यानी कि उनका एचसीएफ कितना होता है बेटा, 1 होता है। अतः हमारी कल्पना क्या हो रही है, यहाँ पर गलत हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये √2 क्या होगी, एक अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे इसको सिद्ध किए हैं। हमने क्या किया है, हमने मान लिया कि √2 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये a/b के बराबर हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर किया गया है, फिर उसको आपको दिखाया गया है, बता दिया गया है कैसे आप इसको करेंगे। सपोज करो आपको √3 को दिखाना है, तो जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ वहाँ पर आप क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। इसी प्रकार आप √3 को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।